वेलकम टू सार सुनो बेस्ट हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्कार। आज हम टोनी रॉबिन्स की अनलिमिटेड पावर पर बने एक हिंदी यूट्यूब सारांश की समीक्षा कर रहे हैं। इसका मकसद है दर्शकों को उनकी अंदरूनी ताकत जगाने में मदद करना। बिल्कुल। और ये देखना है कि इस कोशिश को और बेहतर और असरदार कैसे बनाया जा सकता है। हाँ, तो चलिए सीधे बात करते हैं। पहली चीज जो मुझे लगी वो ये है कि यह सारांश किताब के मुख्य विचारों और कहानियों को बताता तो है, पर शायद एक खास नजरिया या सेंट्रल थीम इसे और यादगार बना सकती थी। आपने सही पकड़ा। मतलब कमजोरी ये है कि अभी ये थोड़ा सा किताब के अलग-अलग हिस्सों का एक सीधा-साधा रिकैप जैसा लगता है। जैसे पहले सक्सेस फॉर्मूला है, फिर मानसिकता, फिर एनएलपी। हाँ, जानकारी तो मिल रही है। जानकारी पूरी है, इसमें कोई शक नहीं। दर्शक शायद नोट्स भी बना ले, लेकिन वो जुड़ाव, वो अरे हाँ वाला मोमेंट शायद कम आता है। मतलब दर्शक के मन में ये सवाल कि ये सब मेरे लिए, मेरी आज की जिंदगी में कैसे फिट होता है, वो थोड़ा और साफ हो सकता था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मेरे लिए इसमें क्या है वाला एंगल थोड़ा और मजबूत होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो सुझाव ये है कि सारांश को एक मजबूत सेंट्रल थीम या शायद एक ऐसे सवाल के आसपास बुना जाए जो सीधा दर्शक की किसी फीलिंग या क्या कहते हैं चुनौती से जुड़ता हो। इससे वो सिर्फ जानकारी नहीं रहेगी, बल्कि दर्शक को लगेगा कि हाँ, ये मेरे मतलब की बात हो रही है। ये उसे ज्यादा रिलेटेबल और दिलचस्प बना देगा। ये तो बढ़िया आइडिया है, एक सेंट्रल धागा। अच्छा, तो इसे असल में कैसे किया जा सकता है? मतलब कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है कि वीडियो के शुरू में ही एक सीधा सवाल पूछें। कुछ ऐसा जैसे, क्या आपको भी कभी लगता है कि आप में काबिलियत तो बहुत है, पर आप कहीं अटके हुए से हैं? हाँ, ये तो बहुत से लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल। और फिर आप दिखाएं कि कैसे टोनी रॉबिन्स के सिद्धांत, चाहे वो सक्सेस फॉर्मूला हो या विश्वास बदलने की तकनीक, इसी अटके होने की फीलिंग को तोड़ने में मदद करते हैं। हर कहानी, हर सिद्धांत को वापस उसी शुरुआती सवाल से जोड़ दें। तो इससे दर्शक एकदम से कनेक्ट हो जाएगा। और कोई तरीका? दूसरा तरीका है कि आप आज के समय की कोई आम चुनौती ले लें, जैसे करियर में कंफ्यूजन या मान लीजिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। तो आप पूरा सारांश इसी लेंस से दिखा सकते हैं कि कैसे अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला आपको क्लैरिटी देता है, कैसे सही मानसिक अवस्था आपको हिम्मत देती है, जैसे वो डब्ल्यू मिशेल वाली कहानी थी, और कैसे आपके लिमिटिंग बिलीव्स ही अक्सर इस कॉन्फिडेंस की कमी की जड़ होते हैं। तो हर सिद्धांत उस एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनता जाता है। अच्छा, और तीसरा, शायद कोई पावरफुल इमोशनल थीम। हाँ बिल्कुल। जैसे आप पूरी बात इस पर फोकस कर सकते हैं, अपने सबसे बड़े डर का सामना कैसे करें। फिर आप स्पीलबर्ग की कहानी, वॉलंडा की कहानी, मिशेल की कहानी, सबको इसी नजरिए से देखें। हाँ, डर तो सबको लगता है किसी न किसी चीज से। बिल्कुल। और फिर आप दिखाएं कि रॉबिन्स के टूल्स, एनएलपी, स्टेट मैनेजमेंट, बिलीफ चेंज, ये सब डर से लड़ने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। इससे दर्शक को सिर्फ ज्ञान नहीं मिलेगा, उसे एक एहसास, एक हिम्मत भी मिलेगी। ये सिर्फ फैक्ट्स बताने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। बात तो है, एक क्लियर फोकस और कनेक्शन से चीजें ज्यादा असर करती हैं। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो इसी से जुड़ा हुआ है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और कहानियों के बीच का जो फ्लो है, जो कनेक्शन है, उसे और मजबूत करने से दर्शक कहानी से बेहतर जुड़ पाएगा और बातें याद रख पाएगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है, खासकर जब आप इतने सारे आइडियाज एक साथ रख रहे हों। अभी वाले सारांश में जैसे हम अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला से मानसिकता बिलूशी मिशेल पर जाते हैं, फिर अचानक एनएलपी की बात आती है। हाँ, वो थोड़ा अचानक लगता है। फिर मानसिक अवस्थाएं वैलेंडा टॉमिए, और फिर विश्वास कैसल स्लिंकन। तो ये ट्रांजिशन कभी-कभी थोड़े जैसे लिस्ट पढ़ रहे हो वैसे लगते हैं। एक विचार दूसरे से नेचुरली निकलता हुआ नहीं लगता। हाँ, मैंने भी ये महसूस किया। और इसके साथ ही जो बताने की गति है, वो लगभग एक जैसी रहती है पूरे वीडियो में, कोई उतार चढ़ाव नहीं। तो यहाँ क्या सुधार हो सकता है? इन मोतियों को एक धागे में कैसे पिरोएं? यहाँ दो खास सुझाव हैं। पहला, क्लियर ब्रिज सेंटेंस या ट्रांजिशन का इस्तेमाल करें। जब एक टॉपिक से दूसरे पर जाएं, तो बताएं कि ये दोनों कैसे जुड़े हैं। सिर्फ अगला टॉपिक शुरू मत कर दें। अच्छा। और दूसरा, बोलने की स्पीड और टोन में वेरिएशन लाएं। हर बात एक ही एनर्जी लेवल पर नहीं कहनी चाहिए।
कहानी के इमोशनल हिस्सों या जरूरी सिद्धांतों पर जोर देना जरूरी है। ठीक है, तो ये ब्रिज सेंटेंस कैसे हो सकते हैं? जैसे सक्सेस फॉर्मूला से मानसिकता पर जाते हुए क्या कह सकते हैं? जरूर, आप कुछ ऐसा कह सकते हैं। तो हमने देखा कि सक्सेस का एक फॉर्मूला है, लक्ष्य तय करो, एक्शन लो वगैरह। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला जानना काफी नहीं है ना? असली इम्तिहान तो तब होता है जब मुश्किलें आती हैं। तब आपकी मानसिकता तय करती है कि आप टिकेंगी या बिखर जाएंगे। चलिए दो एकदम अलग मिसालें देखते हैं, जॉन बेलूशी और डब्ल्यू मिशेल, और समझते हैं कि मानसिकता कैसे सब कुछ बदल सकती है। हाँ, ये तो अच्छा लिंक है। या फिर मान लीजिए मानसिकता से विश्वास पर जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ये जो हमारी मानसिक अवस्थाएं होती हैं, कभी जोश से भरी कभी निराश, ये अक्सर हमारे गहरे विश्वासों से पैदा होती हैं। जो हम सच मानते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर हम अपने विश्वास बदल लें तो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आइए देखते हैं कि पाब्लो कसाल्स या अब्राहम लिंकन जैसे लोगों ने कैसे कमाल के विश्वासों से कमाल की जिंदगियां बनाई। इस तरह के वाक्य सुनने वाले को तैयार करते हैं कि आगे क्या आने वाला है और वो पिछली बात से कैसे जुड़ा है। ये एक कहानी जैसा लगता है, अलग अलग लेसन नहीं। और वो जो आपने कहा स्पीड और टोन में बदलाव, उसका क्या फायदा होगा? स्पीड और टोन में बदलाव से इमोशनल कनेक्शन बनता है। सोचिए, जब आप डब्ल्यू मिशेल की कहानी बता रहे हैं, उनके भयानक एक्सीडेंट का जिक्र करते हुए आपकी आवाज थोड़ी धीमी, गंभीर हो सकती है। हाँ, लेकिन जब आप उनके ठीक होने और जिंदगी को फिर से जीने के जज्बे के बारे में बताएं, तो आवाज में एक मजबूती, एक उम्मीद झलकनी चाहिए। इसी तरह कोच टॉमी लसोर्डा की कहानी में जब टीम बुरी तरह हार रही हो, तो माहौल बनाने के लिए धीमी गति, शायद थोड़ा पॉज। टेंशन बिल्ड करने के लिए। बिल्कुल। और फिर जब कोच उन्हें मोटिवेट करते हैं और टीम वो कमाल की वापसी करती है, तो आवाज में जोश, एनर्जी, स्पीड बढ़ जानी चाहिए। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन से जुड़ी फीलिंग को भी पहुंचाना है। अच्छा, और एनएलपी जैसे थोड़े टेक्निकल हिस्से को समझाते हुए? बिल्कुल सही। जब आप एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसी कोई नई या थोड़ी मुश्किल चीज बता रहे हो, तो थोड़ा रुके, आराम से समझाएं कि न्यूरो मतलब दिमाग, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा और प्रोग्रामिंग मतलब पैटर्न या आदतें। बताएं कि ये जरूरी क्यों है, कि इससे हम समझते हैं कि हम अपने दिमाग और भाषा का इस्तेमाल करके अपना व्यवहार कैसे बदल सकते हैं। हाँ, आसान शब्दों में। हाँ, इसे पिछले पॉइंट से जुड़ें, जैसे अपनी मानसिक अवस्था को बदलने का एक पावरफुल तरीका एनएलपी तकनीकों का इस्तेमाल करना है। फिर शायद एक सिंपल सा उदाहरण दें। स्पीड धीमी रखने से दर्शक को समझने का टाइम मिलेगा। ये छोटे छोटे बदलाव कहानी में जान डाल देते हैं और दर्शक बंधा रहता है। ये बहुत काम के सुझाव है। इससे कहानी कहने का अंदाज बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब तीसरे और आखिरी पॉइंट पर आते हैं। दर्शकों को कंटेंट के साथ ज्यादा एक्टिवली जोड़ने और निष्कर्ष को और असरदार बनाने से सारांश का ओवरऑल इम्पैक्ट काफी बढ़ सकता है। हाँ, ये अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, खासकर इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ में। देखिए, कमजोरी ये है कि अभी ये सारांश ज्यादातर एक वन वे कम्युनिकेशन जैसा है। ये जानकारी देता है, कहानियां सुनाता है, लेकिन दर्शकों को सीधे सवाल पूछने, उन्हें सोचने पर मजबूर करने या बताई गई बातों को उनकी अपनी जिंदगी से जोड़ने के मौके कम हैं। मतलब दर्शक बस सुनता रहता है, पैसिवली। हाँ, ज्यादातर। और अंत में वो जो चैनल सब्सक्राइब करने और अगली वीडियो का इंतजार करने का कॉल टू एक्शन है, वो भी बहुत जेनेरिक सा है। वो टोनी रॉबिन्स के उस पावरफुल लाइफ चेंजिंग मैसेज से सीधे तौर पर नहीं जुड़ता। तो यहाँ चैलेंज ये है कि दर्शक को सिर्फ सुनने वाले से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट कैसे बनाए, भले ही वो वीडियो देख रहा हो, और अंत को यादगार और एक्शन ओरिएंटेड कैसे बनाए। सुझाव सीधा है, पूरे वीडियो में दर्शकों को सोचने और महसूस करने के लिए ज्यादा डायरेक्ट सवाल पूछें, और निष्कर्ष को सिर्फ एक समरी न बनाकर उसे किताब के मेन मैसेज और दर्शक के लिए एक खास, फौरन किए जा सकने वाले एक्शन स्टेप से जोड़ें। अंत ऐसा हो कि दर्शक मोटिवेटेड महसूस करे और उसे पता हो कि वो अभी क्या कर सकता है। डायरेक्ट सवाल पूछना, ये कैसे कर सकते हैं बीच बीच में? कुछ उदाहरण? इसे कहानियों से पहले या बाद में आराम से डाल सकते हैं। जैसे स्पीलबर्ग की कहानी सुनाने से पहले आप पूछ सकते हैं, जरा सोचिए, स्पीलबर्ग की तरह आपके अंदर वो कौन सा सपना या जुनून है जिसके लिए आप स्टूडियो में घुसपैठ करने को तैयार हैं। हाँ। या जब आप विश्वासों की ताकत पर बात कर रहे हों, तो पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में अभी कौन सा ऐसा बिलीफ चल रहा है जो शायद आपको रोक रहा हो,
क्या आप उसे पहचानने की कोशिश कर सकते हैं अभी? या शायद जॉन बेलूशी और डब्ल्यू मिशेल की कहानी के बाद ये पूछना, ईमानदारी से सोचिए, जब आपकी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आती हैं तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? हार मानने वाला या रास्ता निकालने वाला? क्या बात है! बिल्कुल, इस तरह के सवाल दर्शक को रोकते हैं। वो सिर्फ सुन नहीं रहा, वो अपने बारे में सोचने लगता है। इससे कंटेंट फौरन पर्सनल और रेलेवेंट बन जाता है। और फिर आता है निष्कर्ष। यहां सिर्फ ये दोहरा देना कि आप में अनलिमिटेड पावर है काफी नहीं है। ये सच है, पर ये एक्शन लेने लायक नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या होना चाहिए? एक ठोस कदम, हाँ, एक छोटा सा करने लायक कदम सुझाएं जिसे दर्शक वीडियो खत्म होने के फौरन बाद कर सके। जैसे आप कह सकते हैं, टोनी रॉबिन्स सक्षम अवस्था यानी एनेबलिंग स्टेट में आने की बात करते हैं। आज अगले 24 घंटों में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज या मेंटल फोकस को बदलकर अपनी स्टेट को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं? शायद बस सीधा तनकर बैठना या किसी ऐसी चीज पर फोकस करना जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। हाँ, ये तो किया जा सकता है। या फिर इस हफ्ते टोनी रॉबिन्स के बताए 7 बेसिक बिलीफ्स में से, जैसे हर चीज किसी वजह से होती है या फेलियर जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ फीडबैक है, कोई एक चुनें और उसे जानबूझकर अपने विचारों में लाने की कोशिश करें। देखिए क्या फर्क पड़ता है। इससे दर्शक को लगेगा कि उसे सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं मिली, बल्कि एक डायरेक्शन भी मिला है। और वो जो आखिर में सब्सक्राइब करने को कहते हैं, उसका क्या करें? बजाय सिर्फ सब्सक्राइब करें कहने के, आप कह सकते हैं, अगर आप ऐसी ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज और लाइफ चेंजिंग कहानियों के जरिए अपनी लिमिट्स को लगातार तोड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ इस सफर में जुड़ें। हाँ, ये ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। बिल्कुल, ये चैनल के पर्पस को भी साफ करता है। ये दर्शकों को याद दिलाता है कि सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की तरफ एक कदम है। ये सारे सुझाव वाकई बहुत प्रैक्टिकल हैं और किसी भी कंटेंट को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो अगर हम आज की बातचीत को समराइज करें, हमने 3 मेन एरियाज पर फोकस किया है। पहला, एक खास यादगार नजरिया या सेंट्रल थीम बनाना, ताकि कंटेंट दर्शक के लिए ज्यादा रेलेवेंट और एंगेजिंग हो। बिल्कुल। दूसरा, अलग अलग आइडियाज और कहानियों के बीच फ्लो और कनेक्शन को सुधारना। इसके लिए हमने क्लियर ब्रिज सेंटेंस और बोलने के तरीके में वेरिएशन लाने की बात की, ताकि एक स्मूथ, डायनामिक और इमोशनल कहानी बने। हाँ, और तीसरा, दर्शकों की भागीदारी बढ़ाना और अंत को ज्यादा असरदार बनाना। इसमें सीधे सवाल पूछना और निष्कर्ष को एक स्पेसिफिक एक्शन लेने लायक कदम से जोड़ना शामिल है, ताकि दर्शक सिर्फ इंस्पायर्ड ना हो, एम्पावर्ड भी महसूस करे। एकदम सही। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सुझाव इस YouTube सारांश को, जो अपने आप में एक अच्छी कोशिश है, और भी ज्यादा प्रभावशाली, यादगार और शायद जिंदगी बदलने वाला बनाने के लिए हैं। ये सिर्फ कुछ दिशाएं हैं। इन्हें लागू करने का तरीका बनाने वाले की अपनी आवाज, क्रिएटिविटी और ऑडियंस की समझ पर निर्भर करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। हम आपको इन सुझावों पर सोचने और अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए इनकरेज करते हैं। अगर आप इन बदलावों को लागू करते हैं तो हम आपका रीवर्क्ड वर्जन देखने और उस पर आगे बात करने के लिए उत्सुक रहेंगे। अपना काम हमें भेजते रहिए।